चैप्टर 356 चिंग शी हुआंग का युद्ध घोषणा पत्र स्वर्गलोक तक पहुंच गया। इस पल जाओ फेंग को आखिरकार स्पिरिचुअल एसेंस की असली कीमत समझ आ गई। कोई वजह नहीं थी कि स्वर्गलोक के देवता और बुद्धा इसे उगाने और हार्वेस्ट करने के लिए इतनी मेहनत करते थे। कल्टीवेशन के लिए इसका फ़ायदा बेहद ज़्यादा था और सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। सिर्फ 5000 हेवनली सोल्जर्स से निकली हुई स्पिरिट एसेंस पिल ही ग्रेट किन के लिए अनेक मार्शल एक्सपर्ट्स पैदा करने के लिए काफ़ी थी। मिसाल के तौर पर रेन शाओ को ही ले लो। पहले वो सिर्फ डिवाइन एबिलिटी रेल्म में था। स्पिरिट एसेंस पिल लेने के बाद उसने लगातार 9 लेवल्स क्रॉस कर लिए और सीधा सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म तक पहुंच गया। अगर वो पिल की शक्ति को पूरी तरह रिफाइन कर ले तो वॉइड शैटरिंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल तय था। लेकिन जाओ फेंग ने गहरी सोच में कहा, इस स्पिरिट एसेंस पिल की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर किसी का कल्टिवेशन कम से कम डिवाइन एबिलिटी रेल्म तक ना हो तो रिफाइनमेंट शुरू करना भी नामुमकिन है, वरना एनर्जी का प्रेशर सीधा शरीर को फाड़ देगा। हमें इस मामले में बहुत सावधान रहना होगा। फिर जाओ फेंग ने अपनी नज़र यिंग ज़ेंग की तरफ घुमाई। फादर एम्परर, जो पिल लॉर्ड रेन ने ली, ऐसी हज़ारों पिल्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं ये सब आपको सौंप देता हूँ। इन्हें ग्रेट किन के उन योद्धाओं में बांटा जाए जिनकी मार्शल कल्टिवेशन डिवाइन एबिलिटी रेल्म या उससे ऊपर हो और इममॉर्टल कल्टिवेशन ची रिफाइनिंग से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँच चुकी हो। लेकिन जाओ फेंग ने गंभीर आवाज़ में कहा, इन्हें धीरे धीरे लेना होगा और समय के साथ रिफाइन करना होगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। जाओ फेंग ने हेवनली प्रोफाउंड मिरर बुलाया और अपनी बनाई हुई 5000 स्पिरिट एसेंस पिल्स एक साथ यिंग ज़ेंग को ट्रांसफ़र कर दी। फेंगर, यिंग ज़ेंग ने कहा, सेलेस्टियल कोड के हाल के हमले को तो हमने संभाल लिया है, लेकिन ग्रेट किन की समग्र शक्ति अभी और बढ़ानी होगी। क्या हमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स में बिताया जाने वाला समय बढ़ा देना चाहिए? जाओ फेंग बिना हिचकिचाए बोला, अब से इसे आधा कर देते हैं। ग्रेट किन के आधे साल ट्रेनिंग ग्राउंड्स में 25 साल के बराबर होंगे। अगर किसी में थोड़ा भी टैलेंट और ठीक-ठाक मार्शल एप्टीट्यूड हो तो हेवनली प्रोफाउंड मिरर और पिल्स की मदद से ग्रैंड मास्टर बनना बिल्कुल मुमकिन है। भविष्य में जाओ फेंग की आंखों में तेज चमक थी। चाहे हमारे सैनिक सेलेस्टियल कोड के इममॉर्टल सोल्जर्स जैसे ना हों, लेकिन हर एक योद्धा कम से कम डिवाइन एबिलिटी रेल्म में ज़रूर होना चाहिए, तभी वो स्वर्ग के सैनिकों का सामना कर सकेगा। डिवाइन एबिलिटी रेल्म के योद्धा सीधे ह्यूमन इममॉर्टल्स को भी युद्ध में हरा सकते थे। यही वो मिनिमम स्टैंडर्ड था जो जाओ फेंग ग्रेट किन की सेना के लिए तय कर रहा था। ग्रैंडफादर एम्परर, फादर एम्परर, जाओ की आगे बढ़ा। मुझे लगता है अब जब ग्रेट किन समृद्ध हो चुका है, ट्रेजरी भरी हुई है, तो हमें ऑफिशियल्स और वॉरियर्स के सालाना स्टाइपेंड बढ़ा देने चाहिए। इससे मार्शल कल्टिवेशन का जज्बा और भी तेज होगा। यिंग ज़ेंग और जाओ फेंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और साथ ही सिर हिला दिया कि जब तुमने जिम्मेदारी ली है तो स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला तुम खुद लो। साथ ही हेवनली प्रोफाउंड मिरर के कल्टिवेशन स्पेस का अधिकार रैंक और योगदान के आधार पर दिया जाए। ट्रेनिंग का समय भी उसी हिसाब से तय होगा और आम मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट सिस्टम को भी तुम रिवाइज करो। ग्रैंडसन कभी भी ग्रैंडफादर एम्परर और फादर एम्परर को निराश नहीं करेगा, जाओ की ने बिना किसी झिझक के कहा। अब हेवनली प्रोफाउंड मिरर ग्रेट किन के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बैकबोन बन चुका था। ऑफिशियल्स के स्टाइपेंड, पिल्स और वेपन्स, सब कुछ ज़्यादातर उस स्मॉल वर्ल्ड से आ रहा था जो जाओ फेंग के कंट्रोल में था, ना कि ग्रेट किन के अपने एल्केमी या आर्टिफैक्ट हॉल से। वो स्मॉल वर्ल्ड सिर्फ ग्रेट किन का फाइनल रिट्रीट ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सप्लाई बेस भी था। जबकि शेंजू, चाइना अभी भी बहुत ज़्यादा आबादी और फाउंडेशन पर टिका हुआ था, स्मॉल वर्ल्ड पूरी तरह मार्शल कल्टिवेशन पर केंद्रित हो चुका था और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ शेंजू से भी ज़्यादा हो चुकी थी। जाओ फेंग ने उस दुनिया को रिसोर्स हब के रूप में तय किया था, एल्केमी, मेडिसिन और सप्लाईज के लिए। वॉर डिक्लेरेशन भेज दी गई है।
सेलेस्टियल रेल्म जरूर और सेना भेजेगा, लेकिन यिंग ज़ेंग ने दरबार में मौजूद सभी ऑफिशियल्स की तरफ देखा और ऐसे शत्रुओं से निपटना शायद हमारे ऑफिशियल्स के लिए मुश्किल हो। इसलिए मैं तुम सबको एक ही काम देता हूँ, पूरी शक्ति से ग्रेट किन के योद्धाओं की मदद करो ताकि वो पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को जीत सकें 1 साल के अंदर। ये एक ऐसा शाही आदेश था जिसे टालना नामुमकिन था। हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे, सभी ऑफिशियल्स एक साथ बोले। पहले पूरा मॉर्टल वर्ल्ड एकजुट होगा, यिंग ज़ेंग ने मन ही मन सोचा, फिर हम स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करेंगे। ये युद्ध घोषणा सेलेस्टियल कोर्ट को जरूर भड़का देगी, ज़ाओ फेंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा हेवनली ट्रूप्स नीचे उतरेंगे, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ग्रेट किन को शक्तिशाली योद्धाओं की सख्त जरूरत थी। अगर ज्यादा हेवनली ट्रूप्स आए तो क्या ग्रेट किन के लिए ये एंडलेस रिसोर्सेज नहीं होंगे? सेलेस्टियल रेल्म, लिंग शाओ हॉल। लिंग शाओ हॉल में देवता और इममॉर्टल्स इकट्ठा थे। स्वर्ग सम्राट हाउटियान अपने सिंहासन पर विराजमान था। सभी इममॉर्टल्स मॉर्टल वर्ल्ड से आने वाली जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे। सेलेस्टियल रेल्म का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड के 1 साल के बराबर होता है। 5000 हेवनली सोल्जर्स की शक्ति के साथ मॉर्टल दुनिया को कुछ ही पलों में रौंद देना चाहिए था। किन का विनाश, वो तो बस एक छोटा सा काम लग रहा था। लिंगशाओ हॉल के हर एक देवता को इस बात पर पूरा भरोसा था। योर मैजेस्टी, ली जिंग आगे बढ़ा, चेहरे पर विश्वास से भरी मुस्कान के साथ। लगभग 1 घंटा बीत चुका है। मॉर्टल वर्ल्ड में तो कई दिन गुजर गए होंगे। हेवनली ट्रूप्स ने अब तक किन किंगडम को पूरी तरह मिटा दिया होगा। हाउटियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे भी इस युद्ध पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी, योर मैजेस्टी, बुरी खबर है। 5000 हेवनली सोल्जर्स के सोल टैबलेट्स टूट चुके हैं, गोल्डन जनरल का भी। और वॉइड पैसेज बंद होने से पहले मॉर्टल रेल्म से एक स्क्रोल हम तक भेजा गया है। ये सुनते ही लिंगशाओ हॉल में सन्नाटा छा गया। हाउटियान के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी, पल भर में गायब हो गई। पूरा विनाश? हाउटियान ने भौएं कसकर सिकोड़ी और ठंडी आवाज में पूछा। योर मैजेस्टी, मार्शल स्टार-लॉर्ड कुछ कहने से पहले ही हिचकिचाया। ये कैसे हो सकता है? 5000 हेवनली सोल्जर्स, चाहे हमारे सेलेस्टियल कोर्ट में सबसे निचले स्तर के इमॉर्टल्स ही क्यों ना हो, फिर भी आम डीमंस और डेविल्स को आसानी से मिटा सकते हैं। फिर मॉर्टल रेल्म में उनका पूरी तरह खात्मा कैसे हो गया? बिल्कुल, एक और इमॉर्टल ने कहा। कहीं मॉर्टल दुनिया में कोई छुपा हुआ महादेव तो नहीं? लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पतली है, वहां कोई महादेव जिंदा कैसे रह सकता है? लिंगशाओ हॉल में मौजूद सभी इमॉर्टल्स हैरान और घबराए हुए थे। योर मैजेस्टी, मार्शल स्टार-लॉर्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये मॉर्टल रेल्म से भेजा गया डिक्री है। उसने ग्रेट किन का डिक्री दोनों हाथों से ऊपर उठाया। हाउटियान ने सिर्फ एक नज़र डाली, फिर हाथ हिला दिया। अगला ही पल, बूम! मार्शल स्टार-लॉर्ड के हाथ में पकड़ा डिक्री हवा में उड़कर ऊपर चला गया। उसी पल एक भयानक नेशनल डेस्टिनी की शक्ति पूरे लिंगशाओ हॉल में फैल गई। फिर सबके ऊपर के खाली आकाश में सुनहरे अक्षर उभर आए, और वो अक्षर थे, मैं यिंग ज़ेंग ने सेलेस्टियल कोर्ट को घोषणा की है। तुम्हारी भेजी हुई सेना का पूरा विनाश हो चुका है। देह और आत्मा दोनों मिटा दी गई हैं। अगर तुम में दम है तो फिर आओ। जब तक तुम आते रहोगे, हम तुम्हें लगातार मारते रहेंगे। एक दिन ग्रेट किन अपनी सेना उठाएगा, सेलेस्टियल कोर्ट पर चढ़ाई करेगा और लिंगशाओ पैलेस का संहार करेगा। सुनहरे शब्द चमक रहे थे। लिंगशाओ हॉल के हर इमॉर्टल की आंखों में चुभ रहे थे, यहाँ तक कि हाउटियान की आंखों में भी। ये देखते ही हाउटियान का चेहरा घने बादलों से ढक गया। हॉल के सभी इमॉर्टल्स के चेहरे संकट और गुस्से से भर गए। हालांकि कुछ लोग अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान भी हंस रहे थे। बदतमीजी! हाउटियान गरजा। एक भयानक आभा तुरंत फैल गई। अगले ही पल आकाश में चमक रहे सुनहरे शब्द चूर चूर हो गए और ग्रेट किन का डिक्री राख बन गया। उस पल से लिंगशाओ हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
मार्शल स्टार लॉर्ड। हाउटियान की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। 1,00,000 हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स तैयार करो। 1,000 हेवनली इमॉर्टल्स, 100 गोल्डन इमॉर्टल्स और 1 ताई गोल्डन इमॉर्टल। उन्हें मॉर्टल रेल्म भेजो और किन का पूरी तरह विनाश करो। हाउटियान के शब्दों में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक जम जाए। पूरा लिंगश्याओ हॉल उसके क्रोध से कांप उठा। कहा जाता है, जब सेलेस्टियल एम्परर गुस्सा होता है तो लाशें मीलों तक बिछ जाती हैं। इस बार हाउटियान सच में गुस्से में था। योर मैजेस्टी, मार्शल स्टार लॉर्ड ने सावधानी से कहा, इतनी बड़ी सेना भेजने पर क्या हम मॉर्टल रेल्म तक स्पेस पैसेज खोल पाएंगे? और एक ताई गोल्डन इमॉर्टल मॉर्टल वर्ल्ड की सीमा से काफ़ी ऊपर होता है। अगर वो उतर गया तो वर्ल्ड लॉस का प्रतिकार हो सकता है। ताई गोल्डन इमॉर्टल को सिर्फ एक ही वार करना होगा। जो मेरे हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स को मारने वाला है, उसे एक ही प्रहार में मिटा दो। आदेश समझ लिया योर मैजेस्टी। मार्शल स्टार लॉर्ड सिर झुकाकर बोला। पूरी सफलता के लिए ताई गोल्डन इमॉर्टल के साथ डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को भेजा जाए। ये सुनते ही लिंगश्याओ हॉल के इमॉर्टल्स हिल गए। वो तलवार सेलेस्टियल कोर्ट के कॉम्बैट डिवीजन की दिव्य अस्त्र थी, एक पोस्ट नेटल सुपीरियर ग्रेट ट्रेजर जो सेलेस्टियल कोर्ट के कानून और नियमों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि 4 महाद्वीपों के डीमंस के खिलाफ भी ऐसे उपाय कभी नहीं अपनाए गए थे। बौद्ध भूमि, श्री पर्वत, महागणेश मंदिर। राई के दाने जितनी जगह में अनंत विशालता समाई हुई थी। मंदिर के अंदर अनगिनत बुद्धों, भिक्षुओं, बोधिसत्वों और भिक्षुक विराजमान थे। पूरे ग्रेट थंडरक्लैप टेम्पल को बौद्ध प्रकाश और पवित्र मंत्र घेरे हुए थे। हर जगह दिव्यता का एहसास था। विश्व पूजनीय, एक बुद्ध कमल के आसन पर खड़ा हुआ हाथ जोड़कर बोला, सेलेस्टियल कोर्ट ने 5,000 हेवनली सोल्जर्स, जिनमें एक गोल्डन इमॉर्टल भी था, मॉर्टल रेल्म भेजे थे। सब के सब नष्ट हो चुके हैं। लोभ, क्रोध और मोह, देवी श्वा के कर्म अत्यधिक लालची हैं। यह सिर्फ उसकी मूर्खता का परिणाम है। तथागत ने शांत आवाज में कहा। विश्व पूजनीय, एक और बुद्ध ने पूछा, सेलेस्टियल कोर्ट किन को मिटाकर मॉर्टल दुनिया की डेस्टिनी छीनना चाहता है? क्या हमें बौद्ध धर्म की तरफ से हस्तक्षेप करना चाहिए? अमिताभ, तथागत ने धीरे से कहा, सेलेस्टियल कोर्ट का विनाश निश्चित है। हमें सिर्फ किनारे से देखना होगा। हम विश्व पूजनीय के आदेश का पालन करते हैं। सभी बुद्ध एक साथ बोले। पूर्वी स्वर्ग। 5,000 हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स, यहाँ तक कि नेतृत्व करने वाला गोल्डन इमॉर्टल भी मॉर्टल रेल्म में पूरी तरह नष्ट हो गया। लगता है हमने इस नियति के चुने हुए व्यक्ति को कम आंक लिया। शायद भविष्य में ये सच में इस दुनिया की दिशा बदल देगा। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। क्राउन प्रिंस का निवास। हेवनली प्रोफाउंड मिरर, कल्टिवेशन स्पेस। सारे ट्रेजर चेस्ट्स क्लेम करो। जाओ फेंग ने आदेश दिया। आपको 6 टियर 6 ट्रेजर चेस्ट्स मिले हैं। सिस्टम पैनल पर सूचना उभर आई। ये सब रिवॉर्ड्स इसलिए मिले थे क्योंकि जाओ फेंग ने फुल एट्रीब्यूट ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया था। जैसा सोचा था, जाओ फेंग ने मन ही मन कहा, मार्शल डाओ फ्यूजन रेल्म तक पूरे एट्रीब्यूट्स के साथ पहुंचने पर सिर्फ टियर 6 चेस्ट्स ही मिलते हैं। अगर मुझे और ऊपर के ट्रेजर चेस्ट्स चाहिए तो शायद मुझे और भी बड़ा ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। एक टियर 4, एक टियर 5 और 7 टियर 6 चेस्ट्स। लगता है एक और ट्रेजर हॉल का वक्त आ गया है। जाओ फेंग के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। सारे ट्रेजर चेस्ट्स खोलो। टियर 4 ट्रेजर चेस्ट खोला जा रहा है। प्राप्त हुआ 5 डिवाइन ग्रेट स्पिरिट रूट्स, सोल कंडेंसिंग फ्रूट। टियर 5 ट्रेजर चेस्ट खोला जा रहा है। प्राप्त हुआ एक एडवांस स्पिरिट वेन। टियर 6 ट्रेजर चेस्ट्स खोले जा रहे हैं। प्राप्त हुआ लॉ सीड, इन एंड यांग लॉ सीड। प्राप्त हुआ डिवाइन एबिलिटी, हेवनली लॉ मैनिफेस्टेशन। प्राप्त हुआ लॉ सीड, सोल लॉ सीड। प्राप्त हुआ इनेट ग्रेड, रेड लोटस कार्मिक फायर। प्राप्त हुआ लॉ सीड, लाइफ लॉ सीड। प्राप्त हुआ इनेट सुप्रीम स्पिरिट ट्रेजर, क्रिएशन काउडन। प्राप्त हुआ पोस्टनेटल ग्रेड,
6 टर्न गोल्डन पिल एल्केमी फॉर्मूला। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आती रहीं। इस पल सारे ट्रेजर चेस्ट्स पूरी तरह से खुल चुके थे। बुरा नहीं, जाओफेंग ने हल्का सा हंसकर कहा। 3 लॉ सीड्स, एक इनेट सुप्रीम स्पिरिट ट्रेजर और ये हेवनली लॉ मैनिफेस्टेशन, धर्मा मैनिफेस्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसकी पीक पर शक्ति हेवन और अर्थ को भी टक्कर दे सकती है। रही बात लॉ सीड्स की, ये सब मेरे वर्ल्ड की पावर में मर्ज हो सकते हैं। एक्सीलेंट। जाओफेंग पूरी तरह संतुष्ट था। बिना वक्त गवाए उसने अपनी डिवाइन सेंस एक्टिवेट की और माइनर वर्ल्ड में प्रवेश किया। कई सालों के विकास के बाद उसके माइनर वर्ल्ड की आबादी 70 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी और अभी भी तेज़ी से बढ़ रही थी। अगर माइनर वर्ल्ड में इन एंड यांग लॉ आ जाए तो यहाँ दिन रात का सही चक्र बन सकता है। लाइफ लॉ से सृष्टि और भी जीवंत हो जाएगी और सोल लॉ के साथ इस दुनिया की सभी आत्माओं पर मेरी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। मुस्कुराते हुए जाओफेंग ने तीनों लॉ सीड्स को सीधा वर्ल्ड ट्री में डाल दिया। मिस्टिक आर्ट्स, 3rd टर्न, डेली ऑल एट्रीब्यूट इंक्रीज 300। अब मैं कल्टीवेशन जारी रखूंगा, जाओफेंग ने सोचा। सेलेस्टियल कोड जरूर और ज्यादा सेना भेजेगा और अगर वो हद से ज्यादा मजबूर हो गए तो शायद हाउटियान और भी खतरनाक चाल चलें। जाओफेंग गहरी सोच में डूब गया। अगर सेलेस्टियल कोड बार बार मॉर्टल रेल्म को जीतने में असफल रहा तो उनका टैक्टिक्स बदलना पक्का था। ये टाला नहीं जा सकता। मॉर्टल रेल्म, महाराज का फरमान, ग्रेट किन की सेना की धार को कोई नहीं रोक सकता। जो विरोध करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। आगे बढ़ो। पश्चिम की सीमाओं पर विशाल रेगिस्तान के पार ग्रेट किन की 4 एलीट सेनाएं गरजती हुई आगे बढ़ रही थीं, पूरे मॉर्टल रेल्म पर कब्जा बढ़ाने के लिए। इसी समय राजधानी और विभिन्न सैनिक केंद्रों से बेहद बड़ी मात्रा में राशन और युद्ध सामग्री हेवनली प्रोफाउंड मिरर के जरिए फ्रंट लाइंस तक पहुंचाई जा रही थी। 1 साल के अंदर दुनिया का एकीकरण, ये था फर्स्ट एम्परर का आदेश और ग्रेट किन का हर एक योद्धा अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा था। और इसके साथ ही हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स के उतरते ही राज दरबार के अधिकारियों के मन में एक गहरा संकट बोध पैदा हो चुका था। सब जानते थे, जितनी जल्दी हो सके मॉर्टल रेल्म को एकजुट करना होगा ताकि ग्रेट किन की राष्ट्रीय शक्ति आने वाले भयानक खतरों का सामना कर सके। समय बीतता गया। कल्टीवेशन ग्राउंड्स, एक विशाल कल्टीवेशन क्षेत्र जहां 3 लाख से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट्स एक साथ साधना कर रहे थे, पूरी तरह से जीवंत था। जाओफेंग ने अपने हेवनली डाओ के अधिकार का इस्तेमाल करके आकाश और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी को बदल दिया। इसके कारण वहां की योद्धाओं को लगातार ब्रेक थ्रूज मिल रहे थे। ग्रेट किन हर एक मौके का पूरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि खुद को और भी शक्तिशाली बना सके। सेलेस्टियल कोर्ट, हाउटियान के एक ही आदेश पर 1 लाख हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स तेजी से इकट्ठा हो गए। एक और मॉर्टल रेल्म इन्वेजन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अर्थली इनफाइनाइट रेल्म के अंदर ही एक अदृश्य और खतरनाक रोग चुपचाप फैलना शुरू हो चुका था। एक ऐसा जहर जो सीधा इनफाइनाइट्स और सेलेस्टियल कल्टिवेटर्स को निशाना बना रहा था। फिर भी ज्यादातर इनफाइनाइट्स बिल्कुल अनजान थे। उन्हें आने वाली तबाही का कोई अंदाजा नहीं था। अभी ये पूरी तरह से फूटा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ समय का सवाल था। जिस दिन इमॉर्टल बैनिशिंग माइज्म पूरी तरह से फैल गया, सबसे पहले सेलेस्टियल कोर्ट और बुद्धिस्ट सेक्ट ही बर्बाद होंगे। चैप्टर 357, चिन एम्पायर का उदय। यिंगज़ेंग ने राष्ट्रीय भव्य शक्ति यानी नेशनल फेट का अधिकार प्रदान किया। ग्रेट चिन, राजधानी, ग्रैंड कोर्ट हॉल, योर मैजेस्टी। जनरल वांग जेन तेज कदमों से दरबार में आगे बढ़े। उनके चेहरे पर उत्साह और गर्व साफ झलक रहा था। इस मंत्री को युद्ध अभियानों का नेतृत्व कर रहे सभी जनरल से रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं।
आज मैं युद्ध की पूरी स्थिति और विजय का हिसाब प्रस्तुत करने आया हूँ। दरबार के सभी मंत्री तुरंत वांग जेन की तरफ देखने लगे। ऊपर सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद और उत्सुकता चमक रही थी। आज वांग जेन ने गहरी सांस ली। 1 साल चलने वाले अभियान का आखिरी दिन है। इस दरबार से पहले मुझे सुप्रीम जनरल टू सुई से रिपोर्ट मिली है। दूर पश्चिम में स्थित आखिरी विदेशी राज्य को भी ग्रेट चिन ने पूरी तरह जीत लिया है। पूर्वी समुद्रों से लेकर उत्तर के ध्रुव तक, दक्षिणी महासागर से लेकर दूर पश्चिम तक, अब ये सब ग्रेट चिन का क्षेत्र है। पूरा मॉर्टल वर्ल्ड अब हमारे अधीन है। ये मंत्री आपको बधाई देता है योर मैजेस्टी। ग्रेट चिन ने दुनिया को एकजुट कर लिया है। वांग जेन की आवाज़ जज्बे से भरीपूर्ण थी। बधाई हो योर मैजेस्टी। पूरे दरबार के सिविल और मिलिट्री अधिकारियों ने अपनी हू टैबलेट्स उठाकर एक साथ घोषणा की। भले ही ये बात सब जानते थे, लेकिन जब इसे आधिकारिक रूप से सुना गया तो उनके दिल गर्व और सम्मान से भर उठे। सिंहासन पर यिंग ज़ेंग खड़े हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनका स्वर गरजता हुआ प्रभावशाली था। मेरे वफादार मंत्रियों, हमने आज वो कर दिखाया है जो कभी असंभव माना जाता था। ग्रेट चिन ने दुनिया को एकजुट कर लिया है। मैं अपने युवा दिनों को याद करता हूँ, जब मैंने कसम खाई थी कि चिन को नेतृत्व दूंगा, 6 किंगडम्स को मिटा दूंगा और देश को एक करूंगा। उस समय मैं मानता था कि दुनिया सिर्फ सेंट्रल प्लेन्स तक ही सीमित थी। मेरे लिए सेंट्रल प्लेन्स ही पूरी दुनिया थी। 6 किंगडम्स को हराकर और सेंट्रल प्लेन्स को शांत करके मुझे लगा मैंने इतिहास का सबसे बड़ा काम कर दिया है। लेकिन फिर जब यिंग ज़ेंग ये कह रहे थे, उनकी आंखों में स्मृति और मंथन उभर आया। जब मैंने अपने पुत्र को क्राउन प्रिंस माना, उसने मेरी आंखें खोल दी। तब मुझे एहसास हुआ, सेंट्रल प्लेन्स तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। इस दुनिया का विस्तार मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था, अनंत और असीमित। लेकिन आज यिंग ज़ेंग ने पूरे दरबार पर नजर डाली। उस पल उनसे बेमिसाल सम्राट की प्रभुता फूट रही थी। मैं आज गर्व के साथ घोषणा करता हूँ, ग्रेट चिन ने सच में दुनिया को एकजुट कर लिया है। आज से दुनिया ही चिन है और चिन ही दुनिया है। उनके शब्द ग्रैंड कोर्ट हॉल में गूंज उठे। सभी मंत्री भक्ति और श्रद्धा से भर गए और तुरंत घुटनों पर बैठकर झुक गए। हम आपको बधाई देते हैं योर मैजेस्टी। अब जब दुनिया एकजुट हो चुकी है, यिंग ज़ेंग ने दोबारा कहा, 1 साल पहले क्राउन प्रिंस और मैंने हमारे साम्राज्य के भविष्य की योजना बनाई थी, और आज उन योजनाओं को लागू करने का समय आ गया है। उनकी नज़र दरबार पर घूमी। तब अचानक, योर मैजेस्टी, वांग जेन की आंखें चमक उठी। क्या आप मिलिट्री सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, यिंग ज़ेंग ने सीधे जवाब दिया। अब जब पूरा मॉर्टल वर्ल्ड हमारे अधीन है, तो ग्रेट चिन को भी बदलना होगा। हमारे भविष्य के शत्रु अब सिर्फ इंसान नहीं होंगे, बल्कि देवता, दैत्य और बौद्ध कल्टिवेटर्स होंगे। ग्रेट चिन को अब एक आम सेना की जरूरत नहीं। हमें ऐसी सेना बनानी होगी जो सेलेस्टियल कोर्ट के हेवनली सोल्जर्स से भी आगे हो। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। योर मैजेस्टी, स्ट्रैटेजिस्ट बी लियाओ ने तुरंत समझ लिया। क्या आप और क्राउन प्रिंस इनेट टैलेंट पर जोर देने और मिलिट्री सिस्टम को पुनः संगठित करने वाले हैं? आज से यिंग ज़ेंग की आवाज कठोर थी। सिर्फ वही लोग सेना में भर्ती होंगे जिनमें कम से कम मध्यम दर्जे की मार्शल एप्टीट्यूड हो। जिनके पास हाई टियर एप्टीट्यूड होगा, उन्हें एलीट ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नियम मिलिट्री और एकेडमीज दोनों पर लागू होगा। जो लोग मध्यम एप्टीट्यूड से नीचे हैं, वो एकेडमीज में कल्टिवेशन कर सकते हैं, लेकिन सेना में सेवा नहीं कर पाएंगे। मार्शल कल्टिवेशन बाकी सब कल्टिवेशन जैसे ही जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करती थी। मार्शल एप्टीट्यूड आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटी जाती थी: हाई, मिड और लो। जितनी बेहतर एप्टीट्यूड, उतना आसान कल्टिवेशन का रास्ता।
हाई टियर से भी ऊपर कुछ अति दुर्लभ शारीरिक प्रकार होते थे, जैसे पोस्टनेटल स्पिरिट बॉडी, इनेट स्पिरिट बॉडी या फिर डाओ बॉडी। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम पैदा होते थे। इसीलिए चिन की भावी सेना एप्टीट्यूड स्क्रीनिंग पर आधारित होगी। ये मंत्री समझ गया। वांग जेन ने गंभीरता से कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आज से सेना में सिर्फ प्रतिभाशाली योद्धा ही चुने जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू यिंग जेंग ने वी लियाओ की तरफ देखा। मिलिट्री और एकेडमीज में कितने मार्शल आर्टिस्ट्स ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गए हैं? कितने कल्टिवेटर्स रिफाइनिंग एसेंस इनटू की स्टेज पर हैं? और बौद्ध प्रैक्टिशनर्स का क्या हाल है? वी लियाओ, जो सभी रिकॉर्ड संभालते थे, तुरंत आगे आए। योर मैजेस्टी, उन्होंने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी। ग्रेट चिन के पास 5 बड़े मिलिट्री कैंप्स हैं: लैंथियन, हानगू, नॉर्दर्न फ्रंटियर, ज़ेनबे और वुआन। इनमें 3,50,000 सैनिक ग्रैंड मास्टर रेल्म में हैं, 28,000 ग्रेट ग्रैंड मास्टर, 3,758 डिवाइन एबिलिटी और 300 से भी ज्यादा सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म में पहुंच चुके हैं। कल्टिवेटर्स का रास्ता और भी कठिन है। अभी तक 1,70,000 लोग रिफाइनिंग एसेंस इनटू की तक पहुंच चुके हैं, चाहे अकेडमीज के हों या सेना के। 11,000 रिफाइनिंग की इनटू स्पिरिट में हैं, जबकि उस स्टेज के शिखर पर सिर्फ 1,500 ही पहुंच पाए हैं। बौद्ध प्रैक्टिशनर्स का मामला अलग है। उनकी कल्टीवेशन प्रतिभा पर नहीं, बल्कि बोध और एनलाइटनमेंट पर निर्भर करती है। इसीलिए उनकी संख्या और भी कम है। सिर्फ 10,000 रिफाइनिंग एसेंस इनटू की में है और 100 से थोड़ी ज्यादा रिफाइनिंग की इनटू स्पिरिट में। वी लियाओ ने गहरी सांस ली। क्राउन प्रिंस के कल्टीवेशन रिफॉर्म्स लागू होने के सिर्फ 6 वर्षों में ग्रेट चिन की शक्ति में भयंकर वृद्धि हुई है। ये सब क्राउन प्रिंस की दूरदर्शी सूझ, प्रतिभाओं को इकट्ठा करने और कल्टीवेशन के स्थानों की स्थापना का परिणाम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को एक ही बात का एहसास था। ग्रेट चिन का उदय अब किसी भी शक्ति के रोकने लायक नहीं रहा। ये रिपोर्ट पूरी तरह से विस्तार से भरी और बिल्कुल सही थी, लेकिन यिंग ज़ेंग के लिए ये संख्याएं अभी भी काफ़ी नहीं थीं। अगर सामने कोई आम कल्टीवेशन सेक्ट होता तो ये शक्ति निश्चित रूप से भयंकर कहलाती, लेकिन अगर सामना सेलेस्टियल कोर्ट के इमॉर्टल्स और बौद्ध धर्म के सेंट से हो तो ये सब अभी भी कम था। काफ़ी नहीं, यिंग ज़ेंग ने धीरे से कहा। योर मैजेस्टी, वे लियाओ ने फिर से बात संभाली। अगर हमें ग्रेट किन की शक्ति को और बढ़ाना है तो कल्टीवेशन ग्राउंड्स में बिताया जाने वाला समय बढ़ाना होगा। 1 साल पहले क्राउन प्रिंस ने मुझे 5,000 कल्टीवेशन एनहांसिंग पिल्स दी थीं। मैं उन्हें सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट्स और कल्टीवेटर्स में बांट दूंगा। इन पिल्स की मदद से वो तेजी से हायर रिम्स तक ब्रेक थ्रू कर सकेंगे, मार्शल आर्ट्स में डिवाइन एबिलिटी स्टेज और कल्टीवेशन में रिटर्निंग टू वॉइड स्टेज तक। जहां तक कल्टीवेशन ग्राउंड्स की बात है, वे लियाओ ने आगे कहा, अब जब पूरा मॉर्टल रेल्म एकजुट हो चुका है, हम हाफ ईयर ट्रेनिंग साइकिल्स जारी रखेंगे, लेकिन हर साइकिल में पार्टिसिपेंट्स की संख्या 5 लाख कर दी जाएगी। एंट्री कंडीशन वही रहेगी, सिर्फ वही लोग जो इनेट रेल्म तक पहुंच चुके हैं अंदर जा सकेंगे। यिंग ज़ेंग पहले ही अपना निर्णय ले चुका था। योर मैजेस्टी अत्यंत बुद्धिमान है, सभी मंत्रियों ने एक साथ प्रशंसा की। फादर, इसी वक्त दरबार के बाहर से एक आवाज़ गूंज उठी। आज दुनिया एकजुट हो चुकी है। ये ग्रेट किन के लिए एक महान और मंगलमय अवसर है। हमें इस खुशी को जनता के साथ मनाना चाहिए। ये आवाज़ ज़ाओ फेंग की थी। उसे सुनते ही यिंग ज़ेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्राउन प्रिंस को प्रणाम। सभी मंत्री एक साथ झुक गए। फेंगर जो कह रहा है बिल्कुल सही है, यिंग ज़ेंग ने कहा। दुनिया का एकीकरण निश्चित ही भव्य उत्सव के योग्य है। मेरा आदेश सुनो, पूरे साम्राज्य में अन्न कर 20% कम किया जाए। हुआक्सिया और ज्यूली जातियों के लिए कर दर 30% होगा। बाकी सभी अन्य जातियों के लिए कर 50% निर्धारित किया जाए।
ये ग्रेट किन के दुनिया एकजुट करने की खुशी में किया जा रहा है। योर मेजेस्टी बुद्धिमान है। दरबार फिर से जयकारों से गूंज उठा। एक भी विरोध की आवाज नहीं उठी। आखिरकार अब पूरे साम्राज्य में स्पिरिचुअल ग्रेन्स की खेती हो रही थी। राज्य के भंडारागार, चाहे सेंट्रल ट्रेजरी हो या प्रादेशिक गोदाम, सब अन्न से भरे पड़े थे। इसलिए टैक्स कम करना राज्य के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं था। फादर, इसी वक्त जाओ फेंग ने फिर से बात रखी। पाथ ऑफ ट्रांसमिशन को लागू हुए अब 6 साल हो चुके हैं। शायद अब समय आ गया है कि मार्शल कल्टीवेशन का ज्ञान हुआक्सिया और ज्यूली के बाहर की जातियों तक भी फैलाया जाए। उसके ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। कई मंत्री हैरान थे, कई कुछ कहना चाहते थे पर रुक गए। फिंगर, तुम्हारे पीछे की गहरी सोच क्या है? यिंग ज़ेंग ने तुरंत पूछा। जाओ फेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब पूरा मॉर्टल रेल्म ग्रेट किन के अधीन हो चुका है और उसकी नियति भी हमारे हाथ में है। अगर भविष्य में ग्रेट किन को और शक्तिशाली बनना है तो 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होंगी, जनसंख्या और समग्र कल्टीवेशन शक्ति। मैं मार्शल एंसेस्टर हूँ, मार्शल दाव का स्रोत। जो भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट करता है वो सब मेरे अधीन है। हुआक्सिया और ज्यूली के अलावा बाकी सब जातियां सिर्फ मार्शल कल्टीवेशन ही कर सकती हैं। अगर ग्रेट किन को उन्नति करनी है तो इन जनसंख्याओं को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए मार्शल पाथ उन तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। जाओ फेंग का स्वर शांत था, लेकिन उसमें पूरा विश्वास भरा हुआ था। पहले जब तक उसने मार्शल एंसेस्टर का पद प्राप्त नहीं किया था, वो विदेशी जातियों को कल्टीवेशन देने से बहुत सतर्क था। उसे डर था कि कहीं भविष्य में ये लोग खतरनाक शक्ति न बन जाएं। लेकिन अब उसे किसी बात का डर नहीं था। मार्शल एंसेस्टर होने के नाते मार्शल दाव का हर प्रैक्टिशनर उसके विरुद्ध जा ही नहीं सकता था। विदेशी जातियों को मार्शल कल्टीवेशन देना पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। और ऊपर से जितने ज़्यादा मार्शल प्रैक्टिशनर होंगे, उतनी ही ज़्यादा मार्शल एंसेस्टर के रूप में उसकी किस्मत और शक्ति बढ़ेगी। ग्रेट किन के नागरिक होने के नाते उनका कल्टीवेशन साम्राज्य की नियति को मजबूत करेगा और अपनी स्थिति के कारण जाओ फेंग सभी मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति को एक साथ जोड़ सकता था, अपनी ताकत को अनंत रूप से बढ़ा सकता था। और एक बात, जाओ फेंग ने आगे कहा, क्या ग्रेट किन हमेशा के लिए सिर्फ मॉर्टल रेल्म तक ही सीमित रहना चाहता है? सेलेस्टियल कोर्ट ने हमला किया है। इमॉर्टल्स और बुद्धाज ग्रेट किन को मिटा देना चाहते हैं और हमारी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो फिर क्यों ना ग्रेट किन पलटवार करे और सेलेस्टियल रेल्म पर चढ़ाई करे? भविष्य में हमारा साम्राज्य सिर्फ मानव जातियों तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थली इमॉर्टल रेल्म में अनेक जातियां हैं, जिनमें से बहुतों ने देवताओं और इमॉर्टल्स के अत्याचार सहे हैं। यही हमारे भविष्य के टारगेट होंगे, भर्ती और विजय दोनों के लिए। अर्थली इमॉर्टल रेल्म की विशाल जातियों के मुकाबले मॉर्टल रेल्म के लोग, जो पहले ही हमारे अधीन हैं, लगभग हमारे जैसे ही हैं। माननीय मंत्रियों, जाओ फेंग की नज़र सब पर घूम गई। जब तक ग्रेट किन शक्तिशाली है, कोई भी जाति निरर्थक नहीं होती। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हमारे पास पूरी शक्ति और पूरा नियंत्रण हो। उसके शब्द गहरे अर्थ से भरे हुए थे। ये सुनकर सभी मंत्री और जनरल्स गहरी सोच में डूब गए। क्राउन प्रिंस का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। इसी समय यिंग ज़ेंग जोर से हंस पड़े। मैं तुम सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अपनी सोच को सिर्फ एक मॉर्टल राजवंश तक सीमित मत रखो। ग्रेट किन अब एक फेट डायनेस्टी बन चुकी है और भविष्य में कौन कह सकता है कि हम सेलेस्टियल कोर्ट को ही बदल नहीं देंगे? यिंग ज़ेंग की हंसी बेइंतहा महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी। ये सुनते ही दरबार के मंत्रियों के चेहरे जुनून और उत्साह से भर गए। सेलेस्टियल कोर्ट को गिराकर उसकी जगह लेना? तो क्या हम ग्रेट किन के मंत्री देवता बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे, दिव्य अधिकार प्राप्त करेंगे? क्या ये सच में संभव है? मंत्री और जनरल्स आश्चर्य, लालच और महत्वाकांक्षा से भरी नजरों से देख रहे थे।
एक बात स्पष्ट थी, ग्रेट किन का सपना अब सिर्फ दुनिया जीतने का नहीं रहा, बल्कि स्वर्ग को भी छीन लेने का था। ये विशाल दुनिया पहले ही ग्रेट किन के कब्जे में आ चुकी है। अगर हमारा भविष्य का लक्ष्य सेलेस्टियल रेल्म पर चढ़ाई करना और सेलेस्टियल कोर्ट को गिराना है, क्या हुआ? अब तुम सब डर गए हो? यिंग ज़ैंग मुस्कुराया, लेकिन उसका स्वर धीरे धीरे गंभीर और भारी हो गया। उसी पल जैसे सभी दरबारी अपनी मूर्छा से जाग उठे हों। उनकी आंखों में अब सिर्फ उत्साह नहीं, और भी गहरी महत्वाकांक्षा जल रही थी। हम, आपके मंत्री, अपनी जान तक आपको और क्राउन प्रिंस को समर्पित करते हैं। एक दिन ग्रेट किन जरूर सेलेस्टियल रेल्म पर चढ़ाई करेगी और सेलेस्टियल कोर्ट की जगह खुद बैठ जाएगी। पूरा दरबार एक साथ गरज उठा। उसी पल यिंग ज़ैंग और ज़ाओ फेंग के दिल में एक नई और भी भयानक महत्वाकांक्षा का बीज रोप दिया गया। मॉर्टल रेल्म पहले ही एकजुट हो चुका था। मंत्रियों को लगा था कि उनके धरती के कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और अब शायद थोड़ा विश्राम मिलेगा, लेकिन अब उनके सामने एक कहीं ज्यादा विशाल दृष्टि रख दी गई थी। सेलेस्टियल कोर्ट को जीतो और उसकी जगह खुद बैठो। 1 साल बीत चुका है, ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, लेकिन सेलेस्टियल कोर्ट ने अब तक अपनी सेना नहीं भेजी। इस बार पहले जैसा नहीं होगा। सेलेस्टियल कोर्ट अवश्य ही और भी ज्यादा हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स भेजेगा। तो हम भी शक्ति का जवाब शक्ति से देंगे? यिंग ज़ैंग हंस पड़ा। अगर वो सेना भेजेंगे तो हम उन्हें रोक कर ही दिखाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें पूरे मॉर्टल रेल्म की फेट को पूरी तरह अपने अंदर समा लेना होगा। उसे नेशनल फॉर्च्यून में बदलना होगा और एक इम्पीरियल फेट डायनेस्टी के रूप में उठना होगा। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। जितनी ज्यादा हमारे पास नेशनल फॉर्च्यून होगी, उतनी ही तेजी से हमारे प्रजा कल्टिवेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही। यिंग ज़ैंग की आंखों में चमक आ गई। उसी पल सेक्रेड कोर्ट ऑफ क्रिएशन ने काम शुरू किया। आकाश में एक तीखी चीरती हुई चीख गूंज उठी। शून्य के ऊपर ग्रेट किन की नेशनल फॉर्च्यून इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे एक टोटेमिक रूप में प्रकट हुई। किन की फॉर्च्यून ब्लैकबर्ड। उसका विशाल शरीर 470 जंग लंबा था और उसकी उपस्थिति ने पूरे आकाश को दबाव और प्रताप से भर दिया। जैसे ही नेशनल फॉर्च्यून ने रूप लिया, 9 कॉलरन्स गूंज उठे। जो अदृश्य सुरक्षा दीवार पहले ग्रेट किन के पूरे क्षेत्र को ढके हुए थी, अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। ग्रेट किन के अधीन जितनी भी भूमि है, उसकी फेट भी ग्रेट किन की ही होगी। फेट अब नेशनल फॉर्च्यून में बदलेगी। यिंग ज़ैंग के एक जोरदार आदेश के साथ ब्लैकबर्ड ने आकाश में उछाल भरी। पूरे मॉर्टल रेल्म की फेट भागती हुई उस ब्लैकबर्ड की तरफ लपकी और उसमें समाने लगी। जैसे जैसे फेट मिलती गई, ब्लैकबर्ड का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। 500 जंग, 550 जंग, 600 जंग। पूरे मॉर्टल रेल्म की फेट ग्रेट किन को इम्पीरियल डायनेस्टी तक पहुंचाने के लिए काफी होनी चाहिए। ज़ाओ फेंग ने धीरे से कहा, जब हम इम्पीरियल डायनेस्टी बन जाएंगे तो ग्रेट किन की फेट डायनेस्टी मॉर्टल रेल्म की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और तब हम असल रूप में फेट पर अधिकार पालेंगे। उसकी आंखों में उम्मीद और जुनून चमक रहा था। पूरे दरबार के सामने और यहाँ तक कि सियांडियांग नगर के नागरिकों के सामने ब्लैकबर्ड का टोटम और भी बड़ा होता गया। अंततः 700 जंग, 800 जंग, आखिरकार 830 जंग पर स्थिर हो गया। ये पहले ही मिड टियर इंपीरियल डायनेस्टी का स्तर था। आज ग्रेट किन एक इंपीरियल डायनेस्टी के रूप में उद्भवित होती है। यिंग ज़ैंग की आवाज़ खुशी और गर्व से गूंज उठी। उसी पल इंपीरियल सील ऑफ स्टेट उसके हाथ में प्रकट हुआ। मैं ग्रेट किन इंपीरियल डायनेस्टी का सम्राट आदेश देता हूँ। मेरे मंत्री और मेरे सैनिक सब नेशनल फॉर्च्यून की शक्ति से आशीर्वादित हों।
ग्रेट किन के प्रत्येक प्रोविंस के गवर्नर अपनी ऑफिशियल सील के माध्यम से प्रोविंस की नेशनल फॉर्च्यून को शत्रु को मारने और रोकने के लिए प्रयोग कर सकेंगे। हर कमांडरी के प्रीफेक्ट कमांडरी की नेशनल फॉर्च्यून का आदेश दे सकेंगे। हर काउंटी के मैजिस्ट्रेट काउंटी की नेशनल फॉर्च्यून का आदेश दे सकेंगे। यिंग ज़ैंग की आवाज़ महासभा में गूंजती रही। जैसे ही उसके शब्द गिरे, तुरंत ही अधिकार स्थापित हो गया। ये थी इंपीरियल डायनेस्टी बनने पर मिलने वाली फेट अथॉरिटी। हिज मैजेस्टी महान और अति बुद्धिमान है। सभी मंत्री एक साथ चिल्ला उठे। पूरा ग्रेट किन का क्षेत्र अब नेशनल फॉर्च्यून से मजबूत होगा, 9 कॉलड्रन्स के सहारे और 9 प्रोविंसेस बैरियर के रक्षा में। इसके बाद ज़ाओ फेंग ने नेशनल फॉर्च्यून की शक्ति संभाली। 9 कॉलड्रन्स अलग अलग हो गए और ग्रेट किन के 9 एक्सट्रीमिटीज़ में स्थिर हो गए। 9 प्रोविंसेस बैरियर अब पूरे मॉर्टल रेल्म को ढक चुकी थी। इस सुरक्षा के नीचे इमॉर्टल्स और देवताओं के दिव्य आपदा और सेलेस्टियल हमले अब ग्रेट किन की भूमि को छू तक नहीं सकते थे। 9 कॉलड्रन्स की शक्ति से ग्रेट किन के लोग प्राकृतिक आपदाओं और देवताओं के अत्याचार से मुक्त हो गए। प्राचीन काल में जब वू सॉर्सरर और याओ डेमन क्लैंस का आतंक था, इंसान कैसे जीवित रहे? पहला, उनकी अटल आत्मशक्ति। दूसरा, 9 कॉलड्रन्स की रक्षा। उन्हीं की वजह से मानव भूमि देवताओं और दैत्यों के विनाश से बची रही। दरबार समाप्त होने के बाद सिर्फ पिता और पुत्र बचे। फेंगर, यिंग ज़ैंग ने पूछा, क्या तुम इमॉर्टल रेल्म जाने का विचार कर रहे हो? ज़ाओ फेंग मुस्कुराया। पिताजी, आपको ऐसा क्यों लगा? बस एक एहसास। यिंग ज़ैंग हंस दिया। जैसे उम्मीद थी, ज़ाओ फेंग ने हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ सुरक्षा करना मेरी नीति नहीं है। इस बार जब सेलेस्टियल कोर्ट फिर से सेना भेजेगी और हम उन्हें मिटा देंगे, मैं इमॉर्टल रेल्म में कदम रखूंगा। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। उसकी आंखों में ठंडक के साथ आग थी। मैं इसे धीरे धीरे निगलूंगा। तुम कैसे करोगे? यिंग ज़ैंग के स्वर में थोड़ी चिंता थी। ज़ाओ फेंग हंस पड़ा। पिताजी, ग्रेट किन ने कभी 6 किंगडम्स को कैसे जीता था और डिवाइन कॉन्टिनेंट को एकजुट कैसे किया था? उसकी मुस्कान गहरी थी, जैसे वो कह रहा हो, वही तरीका, बस इस बार निशाना पूरा स्वर्ग होगा। चैप्टर 358 इंपीरियल डायनेस्टी मेन असेंशन, सब एट्रीब्यूट्स स्काई रॉकेट, ट्रेजर चेस्ट से जबरदस्त फायदा। ज़ाओ फेंग के शब्द सुनते ही यिंग ज़ैंग हल्की सी हंसी के साथ बोला, दूर के साथ अलायंस, पास वालों पर धीरे धीरे कब्जा। अर्थली इमॉर्टल रेल्म बेहद विशाल है। ये 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। इसका सबसे छोटा कोना भी पूरी मॉर्टल दुनिया के बराबर है। यहाँ अनेक जातियां रहती हैं और लोगों की गिनती अनंत है। ज़ाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सबसे पहले एक कियोटिक कॉन्टिनेंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा। बल के जरिए उसे जीतूंगा, फॉर्च्यून इकट्ठा करूंगा और अपनी कल्टिवेशन को और मजबूत करूंगा। अर्थली इमॉर्टल रेल्म के अंदर ही मैं ग्रेट किन का साम्राज्य स्थापित करूंगा। यिंग ज़ैंग चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की हल्की सी रेखा साफ दिख रही थी। वो क्लियरली बेचैन था। ज़ाओ फेंग मुस्कुराया, बेशक, मैं अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी मानता हूं, तो पिताजी चिंता ना कीजिए। चाहे मैं अर्थली इमॉर्टल रेल्म में मर भी जाऊं, मैं सच में नहीं मरूंगा। मेरी आत्मा पहले ही डाओ ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ चुकी है। जब तक ग्रेट किन जिंदा है, जब तक इंसानी जाति का अस्तित्व है, मैं अमर हूं। और आज मैं आपको वो असली कंटिंजेंसी दिखाना चाहता हूं जो मैंने सालों में ग्रेट किन के लिए तैयार की है। ज़ाओ फेंग के मन में विचार आया, श्वा, एक पोर्टल खुल गया। अगले ही पल यिंग ज़ैंग ने महसूस किया जैसे उसका पूरा अस्तित्व हल्का हो गया हो, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर यिंग ज़ैंग खाली आकाश में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने एक विशाल शहर था। 1 मिलियन से ज्यादा लोग उसमें रहते थे। लेकिन जब उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई तो वो हिल गया।
इस पूरी दुनिया में 10 मिलियन से ज्यादा लोग मौजूद थे और सब के सब हुआक्शिया जाति के थे। ये क्या एक और दुनिया है? यिंगज़ेंग ने हैरानी से पूछा। ज़ाओ फेंग की आवाज़ गूंज उठी। पिताजी, ये ग्रेट किन का आखिरी बैकअप है। इस दुनिया में हुआक्शिया लोगों का अंतिम सैंक्चुरी। ये एक अलग दुनिया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। अभी ये डिवाइन कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये अरबों लोगों को संभाल सकती है। यहाँ डिवाइन कॉन्टिनेंट के 1 साल के बराबर 50 साल गुजरते हैं। यिंगज़ेंग तुरंत समझ गया। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है? बिल्कुल, ज़ाओ फेंग ने कहा। मैं इस टाइम डिफरेंस का पूरा फायदा उठा रहा हूँ। इस दुनिया की मार्शल डेवलपमेंट डिवाइन कॉन्टिनेंट से भी आगे निकल चुकी है। डिवाइन एबिलिटी रेल्म, सेलेस्टियल फिनोमिनन रेल्म, यहाँ तक कि शैटर्ड वॉइड तक पहुँच चुके योद्धा भी हैं। नीचे शहर में अनगिनत शक्तिशाली कल्टिवेटर्स मौजूद थे। ज़ाओ फेंग आगे बोला, ये पहला ग्रुप था जो स्मॉल वर्ल्ड में आया, यानकॉट के एलीट शैडो गार्ड्स। इस दुनिया को हासिल करने के बाद मैंने डिवाइन कॉन्टिनेंट से रेफ्यूजीज को यहाँ लाना शुरू किया। यानकॉट ने यहाँ शासन संभाला। लोगों को मार्शल आर्ट्स, एल्केमी, आर्टिफैक्ट फॉर्जिंग और फॉर्मेशन सिखाई गईं। जब मुझे टाइम डायलेशन का पता चला, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। आज यहाँ 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइन कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा गहरी है। यिंगज़ेंग गहरी सांस लेते हुए बोला, इसीलिए हेवनली प्रोफेन मिरर लगातार पिल्स और रिसोर्सेज दे पा रहा है। ये पूरी दुनिया एक मैसिव मेडिसिनल गार्डन और स्पिरिचुअल फ्रूट ऑर्चर्ड जैसी है। हेवनली प्रोफेन मिरर के जरिए जो पिल्स और डिवाइन वेपन्स आते रहे, वो सब यहीं से आए हैं, है ना? उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिंगर, ग्रेट किन तुम पर बोझ बन गया है। ज़ाओ फेंग हंस पड़ा। बोझ? कैसे हो सकता है? अगर ग्रेट किन ना होता तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। अंतिम फैसला। तो मुझे क्या करना होगा? यिंगज़ेंग ने सीधा पूछा। अभी कुछ नहीं। अर्थली इमॉर्टल रेल्म पर वार से पहले मुझे एक आर्मी तैयार करनी होगी। सेलेस्टियल रेल्म का एक दिन मॉर्टल रेल्म के 1 साल के बराबर है। मैं 5 लाख सैनिकों का चयन करूंगा। उन्हें स्मॉल वर्ल्ड में भेजकर कई सालों तक ट्रेनिंग करवाऊंगा। उसके बाद उन्हें अर्थली इमॉर्टल रेल्म ले जाऊंगा। यिंगज़ेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। जैसे तुम कहो। मैं तुम्हारे ससुर को आदेश दूंगा कि 5 लाख एलीट सोल्जर्स तैयार करें। ज़ाओ फेंग मुस्कुरा दिया। इसके अलावा पिताजी, मुझे आपको स्मॉल वर्ल्ड का पोर्टल खोलने का अधिकार भी देना होगा। तभी ग्रेट किन, स्मॉल वर्ल्ड और इमॉर्टल रेल्म के बीच पूरा संबंध बनेगा। इस तरह ग्रेट किन टाइम एडवांटेज का पूरा फायदा उठा सकेगा और मैं भी यहाँ से सीधा मैन पावर बुला सकूंगा। स्मॉल वर्ल्ड अब ग्रेट किन का स्ट्रेटेजिक कोर बन चुका था। पहले स्पेशल सीड ना होने की वजह से ज़ाओ फेंग किसी और को पोर्टल का कंट्रोल नहीं दे सकता था। स्मॉल वर्ल्ड एक अलग ही डिमेंशन में था। लेकिन अब स्पेशल सीड के बाद स्पेस लॉज पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी थीं। ज़ाओ फेंग के पास पूरा वर्ल्ड अथॉरिटी थी। ये दुनिया अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी थी। अच्छा, यिंगज़ेंग ने गंभीरता से कहा। पोर्टल से बाहर निकलते ही ज़ाओ फेंग ने उसे अधिकार दे दिया। अब चाहे ज़ाओ फेंग अर्थली इमॉर्टल रेल्म पहुंच जाए, ग्रेट किन और उसके बीच कभी संबंध नहीं टूटेगा। ग्रेट किन डिफेंस से अटैक मोड में शिफ्ट हो चुकी थी। अब उनका अगला लक्ष्य सिर्फ एक था, अर्थली इमॉर्टल रिल्म में अपना नाम लिखना, फॉर्च्यून लूटना, डेस्टिनी छीन लेना। क्राउन प्रिंस रेजिडेंस के अंदर मिड टियर इंपीरियल डायनेस्टी तक पहुंचने के बाद ज़ाओ फेंग ने खुद से कहा, ज़्वेन बर्ड टोटिंग के एट्रीब्यूट्स में एक और सिलेक्शन अनलॉक हो चुकी है। रेजिडेंस में लौटते ही ये बात उसके दिमाग में तुरंत आ गई। बिना वक्त गवाए उसने ज़्वेन बर्ड टोटम के एट्रीब्यूट्स समन किए। ज़्वेन बर्ड टोटम एट्रीब्यूट ऑप्शंस। सोल्जर्स, नेशन की फॉर्च्यून का बल यूज करके सेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हाई टियर डायनेस्टी पर सेना की शक्ति 80% तक बढ़ जाती है। अबंडेंस, देश के अंदर फसलों की बम्पर पैदावार, कृषि उत्पादन 80% बढ़ता है। कल्टिवेशन, सभी नागरिकों की कल्टिवेशन स्पीड को 80% तेज करता है। ऑलरेडी चोजन, स्पिरिट,
नए जन्मे बच्चों में कल्टीवेशन टैलेंट होने की संभावना 80% तक बढ़ाता है। ऑलरेडी चोजन। जाओ फिंग ने आंखें सकेड़ी। अबंडेंस की 9 प्रोविंसेस बैरियर के अंदर नेशन के फॉर्च्यून के प्रोटेक्शन में प्राकृतिक आपदाएं पहले ही कम होती हैं। जमीन उपजाऊ है, ये ऑप्शन बाद में भी लिया जा सकता है। उसकी नज़र सोल्जर्स पर टिकी, लेकिन इस बार सोल्जर्स कॉम्बैट स्ट्रेंथ में 80% का बूस्ट लगभग पावर को डबल कर देता है। चाहे मैं खुद बैटलफील्ड में ना हूं, मेरी सेना की शक्ति फिर भी कई गुना बढ़ जाएगी। ये हर युद्ध के लिए डिसाइसिव है। सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स बचे थे। जाओ फेंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की और सीधा सोल्जर्स सिलेक्ट कर लिया। नेशन के फॉर्च्यून का असर। उसी पल एक अदृश्य शक्ति ग्रेट किन के हर सैनिक के शरीर में समा गई। आम समय में ये शक्ति शांत रहेगी, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होगा, ये पूरी तरह जाग उठेगी। सोल्जर्स के साथ साथ कल्टीवेशन एट्रीब्यूट की वजह से ग्रेट किन के सभी नागरिकों की कल्टीवेशन स्पीड अब 80% तेज हो चुकी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, स्पिरिट एट्रीब्यूट। अब ग्रेट किन में जन्म लेने वाले 80% बच्चों के पास किसी न किसी रूप में कल्टीवेशन टैलेंट होगा। मार्शल डाओ, इमॉर्टल डाओ या बुद्धिस्ट पाथ। भविष्य में जब ये परसेंटेज और बढ़ेगा तो हर बच्चा कल्टीवेशन टैलेंट के साथ पैदा होगा। अगला कदम होगा उस टैलेंट की क्वालिटी बढ़ाना। रिवॉर्ड्स क्लेम करो। जाओ फेंग ने अपना स्टेटस पैनल खोला। ग्रेट किन डायनेस्टी ने इंपीरियल डायनेस्टी में एडवांस कर लिया है। रिवॉर्ड 1 Tier 6 ट्रेजर चेस्ट, ह्यूमन डाओ फॉर्च्यून रिकॉम्पेंसेशन, पिकअप रिवॉर्ड ऑल एट्रीब्यूट्स प्लस 5 लाख पॉइंट्स। क्या होस्ट रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहता है? जाओ फिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। हर बार जब डायनेस्टी एडवांस करती थी, उसके साथ मिलने वाली फॉर्च्यून बिल्कुल अलग ही लेवल की होती थी। अब ग्रेट किन इंपीरियल डायनेस्टी बन चुकी थी। अगला स्टेप हेवनली डायनेस्टी, मॉर्टल रेल्म का शिखर। हर एक रैंक अप के साथ जाओ फिंग को मिलता ह्यूमन डाओ का शक्तिशाली ब्लेसिंग। क्लेम। बिना एक पल सोचे जाओ फिंग ने कन्फर्मेशन दे दिया। पावर का विस्फोट। एटॉनिक एट्रीब्यूट एक्सप्लोजन। उसी क्षण आसमान से एक विशाल सुनहरी रोशनी उस पर उतर पड़ी। उसका 9 रेवोल्यूशंस केओस कोडेक्स तुरंत एक्टिवेट हो गया। अनंत स्पिरिचुअल एनर्जी समुद्र की लहरों की तरह उसके शरीर में भरने लगी। जाओ फेंग फिर से रैपिड एट्रीब्यूट ग्रोथ फेज में चला गया। अभी 9 रेवोल्यूशंस केओस कोडेक्स के 3rd रेल्म पर उसे हर दिन मिलते थे 300 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। एक साल में 100,000 टोटल एट्रीब्यूट्स। जहां अर्थली इमॉर्टल रेल्म के इमॉर्टल्स और गॉड्स को ब्रेक थ्रू के लिए दशकों कभी सदियां लग जाती थीं, जाओ फिंग का प्रोग्रेशन पूरे डेटा बेस्ड था, सिर्फ उसके लिए। इस पल 500,000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे उसके शरीर में फ्यूज हो गए। पावर का विस्फोट। जाओ फिंग की ऑरा बेहद तेजी से फैली। अंत में जब सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गए, उसके शरीर से लॉ ऑरा फूट पड़ी। केओस एनर्जी उसके इर्द गिर्द बहने लगी। 5 एलिमेंट्स लॉज, टाइम, स्पेस, थंडर, सोल, लाइफ, अनगिनत लॉज चमकने लगे, एक दूसरे में मिलते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जाओ फेंग का फिजिकल बल इस हद तक पहुंच गया था कि एक हल्का सा हाथ हिलाने पर स्पेस टूट सकता था और आकाश पलट सकता था। उसने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। स्टेटस पैनल। नाम जाओ फेंग, उम्र 37, लॉ ट्रू एसेंस 813,453, मार्शल डाओ लॉ फ्यूजन 8th रेल्म, ट्रू ड्रैगन स्ट्रेंथ 805,560। एक पंच में 800,000 ट्रू ड्रैगन्स की ताकत। टेलीपोर्टेशन डिवाइन एबिलिटी 804,345। एक कदम में 800,000 माइल्स। पोस्ट नेटल डाओ बॉडी 803,945। 8 मिलियन गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट एफिशिएंसी, लॉ कॉम्प्रिहेंशन में ज़बरदस्त तेज़ी, एंडलेस वाइटैलिटी और एंडलेस ट्रू एसेंस रिकवरी। डिवाइन सेंस पावर 812,345, 800,000 माइल्स तक कवरेज। लॉ युआन स्पिरिट 838,547, लॉ ऑरा के साथ फ्यूज्ड, ऑल इविल से इम्यून। लाइफ स्पैन
200,864 years. इस रेल्म में 200,000 साल की जिंदगी. मेरिट 502,304. हेवन एंड अर्थ का आशीर्वाद. कर्मा 10,023. ज्यादा कर्मा ज्यादा हेवन एंड अर्थ की हॉस्टिलिटी. पर्सनल स्पेस 8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स. कल्टिवेशन टेक्निक 9 रेवोल्यूशंस केओस कोडेक्स थर्ड रेल्म. ज़ाओ फेंग ने धीरे से सांस ली और मुस्कुराया. सारे एट्रीब्यूट्स 800,000 के पार हो चुके हैं. बस 1 मिलियन तक पहुंच जाऊं, फिर पूरा ब्रेक थ्रू होगा. अब मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ, ज़ाओ फेंग ने धीरे से कहा, एक ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल भी मेरे लिए आसान शिकार होगा. ये ऑल एट्रीब्यूट्स पावर नॉर्मल कल्टिवेशन रेल्म्स को पूरी तरह क्रॉस कर चुकी है. एक कदम में 800,000 माइल्स का सफर. सॉमरसॉल्ट क्लाउड का 108,000 माइल जंप, बिल्कुल मजाक. अपने सारे एट्रीब्यूट्स देखकर ज़ाओ फेंग मुस्कुरा उठा. इतनी बड़ी पावर स्पाइक, उसकी स्ट्रेंथ सीधा आसमान छू रही थी. सिस्टम प्रॉम्प्ट. होस्ट के सारे एट्रीब्यूट्स 800,000 पॉइंट्स के पार पहुंच चुके हैं. रिवॉर्ड 5-6 टियर ट्रेजर चेस्ट्स. इंटरफेस पर एक और नोटिफिकेशन चमक उठी. अब इन 5 के साथ मेरे पास टोटल 6 ट्रेजर चेस्ट्स हो गए. हेवन का आशीर्वाद. चलो देखते हैं कुछ बड़े विन्स मिलते हैं या नहीं. ज़ाओ फेंग के दिल में हल्की सी एक्साइटमेंट थी. उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की. सब खोल दो. 6 टियर ट्रेजर चेस्ट्स ओपन. 6 टियर ट्रेजर चेस्ट्स ओपन हो रहे हैं. पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर, 9 पेटल ब्लैक लोटस. इन्नेट लो ग्रेड ट्रेजर, इमॉर्टल बाइंडिंग रोप. पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर, 9 पेटल रेड लोटस. डिवाइन एबिलिटी, फोरसाइट ऑफ हेवनली सीक्रेट्स. इन्नेट लो ग्रेड ट्रेजर, डीमन लॉकिंग टावर. सुप्रीम स्पिरिचुअल वेन. एक के बाद एक नोटिफिकेशंस चमकते रहे. ज़ाओ फेंग ने गहरी सांस ली. लगता है आज सच में जैकपॉट लग गया. पहले अज़्योर लोटस, अब ब्लैक लोटस और रेड लोटस भी मिल गए. अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ग्रैंड लो गोल्डन इमॉर्टल को भी मेरी डिफेंस तोड़ने में पसीने आ जाएंगे. उसकी नज़र इमॉर्टल बाइंडिंग रोप पर टिकी. ये असली चीज़ है, इमॉर्टल रेल्म में काम आने वाली. डीमन लॉकिंग टावर भी इन्नेट लेवल पर पहुंच चुकी है, ये भी काफ़ी काम आएगी. और फिर सुप्रीम स्पिरिचुअल वेन. ये देखकर उसके चेहरे पर संतोष आ गया. मेरी स्मॉल वर्ल्ड अब 200,000 माइल्स तक फैल चुकी है. स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी स्प्रेड आउट हो गई है. ये सुप्रीम स्पिरिचुअल वेन किन कल्टिवेटर्स के लिए एक डेडिकेटेड कल्टिवेशन होली लैंड बनाने के लिए परफेक्ट है. ज़ाओ फेंग ने अपने सभी रिवॉर्ड्स को तेज़ी से अरेंज कर लिया. अंत में एक ही नतीजा था, ज़बरदस्त मुनाफा. हेवनली कोर्ट, सदर्न हेवनली गेट. जेड एम्परर हाउटैन गेट के सामने खड़ा था. उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके सीने के अंदर दबा हुआ गुस्सा उबल रहा था. इस बार उसके सामने जमा हुई शक्ति पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी. 1,00,000 सेलेस्टियल सोल्जर्स और जनरल्स. पूरा आकाश उनसे ढक गया था. उनसे निकल रही खूनी ऑरा इतनी तेज थी कि वॉइड तक सन हो गया. ये थे बैटल डिवीजन के एलीट, अर्थली इमॉर्टल रेल्म में दैत्यों और राक्षसों का सफाया करने वाली सेना. उनके हाथ बेशुमार प्राणियों के खून से रंग चुके थे. उनके बीच में 1,000 सेलेस्टियल इमॉर्टल्स, 100 गोल्डन इमॉर्टल्स और 1 ग्रैंड लो गोल्डन इमॉर्टल था. ऐसी फोर्स पहले कभी नहीं देखी गई थी. योर मैजेस्टी. आगे बढ़ते हुए लीडिंग ग्रैंड लो गोल्डन इमॉर्टल ने गहरी नम्रता के साथ झुककर कहा, 1,00,000 सेलेस्टियल सोल्जर्स पूरी तरह तैयार हैं. हम मॉर्टल रेल्म पर उतरकर उसके डिमोनिक संकट का पूरा सफाया करने को तैयार हैं. हाउटैन ने उसे गहरी नज़र से देखा. वांग लिंगविन, तुम ग्रैंड लो की शक्ति रखते हो. मॉर्टल रेल्म तुम्हारी पूरी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. अगर तुम एक्शन लेते हो तो इंश्योर करो कि टारगेट पूरी तरह मिट जाए. उसने हाथ उठाया. ये लो, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड. इस मिशन में तुम्हारा सहारा होगा. एक बार वार हुआ तो दुश्मन के लिए कोई भागने का रास्ता नहीं होना चाहिए.
निश्चिंत रहिए योर मैजेस्टी, वांग लिंगविन ने तलवार को कस के पकड़ लिया। मैं हेवनली एम्परर को निराश नहीं करूंगा। इस युद्ध के बाद मॉर्टल रेल्म का किंगडम पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। जो भी हमारे रास्ते आया वो मरेगा। उसकी आंखों में निर्णय और हत्या की चमक थी। हाउटैन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने कुनलन मिरर समन किया। डिवाइन पावर के साथ एक रोशनी निकली और वॉइड को चीरकर एक विशाल पोर्टल खुल गया। हेवनली सोल्जर्स, मेरा आदेश सुनो, आक्रमण करो। वांग लिंगविन की गरजती हुई आवाज आकाश में गूंज उठी। एक के बाद एक हर जनरल अपनी सेना को लेकर स्पेशल पैसेज में घुस गया। कुछ ही पलों में पूरे 1,00,000 हेवनली सोल्जर्स पोर्टल के उस पार चले गए। हाउटैन ने धीरे से अपनी डिवाइन पावर वापस ले ली। वॉइड का दरवाज़ा बंद हो गया। शांत आकाश, बेचैन दिल। उम्मीद है इस बार कोई गलती नहीं होगी। हाउटैन ने बंद हुई जगह को देखा। उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक थी। सच ये था कि मॉर्टल रेल्म में उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया था। योर मैजेस्टी, हाउटैन के पास खड़े ली जिंग हाथ में पगौड़ा लिए हुए बोले, इस बार हम निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। किंगडम को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ली जिंग के पास एक युवा फिगर खड़ा था, हाथ में लंबी स्पीयर जिसका जेंडर पहचानना मुश्किल था। उसने ली जिंग को कोने से ठंडी नफरत भरी नज़र से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ली जिंग के हाथ में पकड़े पगौड़ा पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। आंखों में गहरा डर उभर आया। साफ था कि वो इस ट्रेजर से इंस्टिंक्टिवली घबराता था। हाउटैन का फैसला, बस उम्मीद है ऐसा ही हो, हाउटैन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी बाहों को झटका और लिंगशॉ पैलेस की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसके मन के अंदर बेचैनी अब भी थी। अगर इस बार भी हम उन्हें नहीं मिटा पाए तो इसका मतलब है मॉर्टल रेल्म में कोई ऐसा है जो ग्रैंड लो से भी ऊपर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में मॉर्टल रेल्म के अंदर रहकर इसे हैंडल करना असंभव है। अगर ये भी फेल हुआ तो मुझे लाओ जी हो ढूंढना पड़ेगा, और अगर फिर भी काम ना बना तो मुझे तथागत बुद्ध के सामने झुकना पड़ेगा। सिर्फ पूरे चाइना को अर्थली इमॉर्टल रेल्म में खींच लाकर ही हम मॉर्टल वर्ल्ड पर फिर से कंट्रोल पा सकते हैं। इस सोच के साथ हाउटैन के दिल में अब भी एक गहरी चिंता बाकी रह गई।